हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अपना क्लास 10 पे। तो चलिए, हम आप लोगों को जैसा कि बताए थे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बताए थे, √2a का परिमेय संख्या सिद्ध करें। जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो देखिए, ये वीडियो है, इसको आप लोग रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। उसको पीछे कर करके देखिए, नहीं कैसे समझ में आएगा। और अगर उनको अभी नहीं समझ में आया तो फिर से हम एक क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको समझिए। क्या है? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या बताएं? क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको लिखना क्या है? सॉल्यूशन। अब इसके बाद सोचना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सोचेंगे कि √3 काहे नहीं परिमेय संख्या है। तो हम मानेंगे, ठीक है, अपना गलती माने। पहले हम माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है लिख दिए, तो परिमेय संख्या का क्या मतलब होता है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। जबकि q नॉट इक्वल टू 0। समझिए फिर से, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q नॉट इक्वल टू 0, q कभी 0 नहीं होगा, उसको परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको मान लीजिए, मान लिए परिमेय संख्या। तो मान लिए तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे। क्या लिखेंगे? कि √3 बराबर p/q, ठीक है। जब इसको लिख दिए √3 बराबर p/q, तो यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है। जहां इसको भी लिखिए q नॉट इक्वल टू 0, उसके बाद जहां p और q पूर्णांक है। ये लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पूर्णांक नहीं लिखिएगा तो हम कुछ भी इसको समझ लेंगे। इसलिए लिखिए कि p और q क्या है? पूर्णांक है। और एक लाइन लिखना है, और क्या है? p और q में एक मतलब 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इस लाइन को आप समझिए। हम क्या लिखे? और p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अब एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है p और q एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, उसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या है? एक के अतिरिक्त कोई इसका उभयनिष्ठ नहीं है गुणनखंड, तो इसको p और q को सह अभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इतना न लिख करके आप सीधा लिख दीजिए p और q सह अभाज्य संख्या है, तो भी सही होगा। अब क्या करिएगा? अब इसको स्क्वायर कीजिएगा। √3 बराबर p/q जो लिखे, इसको वर्ग करने पे क्या लिखेंगे? इसको लिख ऐसे लिख सकते हैं, p बराबर √3 q लिख दीजिए। अब क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा? p² बराबर √3 इंटू क्यू का होल स्क्वायर। तो p² को क्या लिखिएगा आप? p² ही √3 का स्क्वायर होगा, तो √3 क्या क्या स्क्वायर होता है? √3 गुना √3। स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुना, q गुना q, इसको ऐसे लिखिएगा, ये भी गुना है। तो √3 इंटू √3 कितना होता है? 3। q² इंटू q क्या होगा? q² हो गया। यानी कि p² बराबर 3 इंटू q²। मतलब इसको ऐसे लिखिए, p² बराबर 3q²। ये बात को समझ में आया? इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए। अब इसका मतलब समझिए, ये जो p² बराबर 3q आया है, इसका मतलब क्या हुआ? कि जो 3 है, ये जो 3 है, वो क्या कर रहा है? p² को विभाजित कर रहा है। समझ, इस बात को समझिए, 3 क्या कर रहा है? तो p² को विभाजित कर रहा है।
तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, इसके नीचे लिखिएगा, इसके नीचे यहाँ पे हम मेरा जगह है तो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट इसको और छोटा कर देते हैं, इंटू क्यू। अब यहाँ से हम इसके नीचे यहाँ से लिखना चालू कर रहे हैं, तो क्या लिखिएगा आप, अतः 3p² को विभाजित करता है। अब जब 3p² को विभाजित करता है तो आप थ्योरम पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसके पहले हम थ्योरम पढ़ा दिए हैं, उसको आराम से पढ़िए। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका हम लिंक है जो इस वीडियो के नीचे दे देंगे, उस पर जाकर के पढ़िए। उसमें क्या कर रहा है, जब 3p² को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब ये है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। समझे? इसका मतलब यही हुआ कि जब 3p² को विभाजित कर सकता है ना, तो 3p को विभाजित कर सकता है। अगर इससे भी नहीं समझ में आए तो आप एक बात सोचिए, अगर p² के जगह पे कुछ भी रखिए, अगर हम रख दिए 9 का स्क्वायर रखेंगे, तो जब इन 9 स्क्वायर को 3 काटेगा, 3 से डिवाइड देंगे, विभाजित करेंगे, कट जाना चाहिए, यानी 9 × 9 बराबर 3, कट गया 3 3 9, यानी कितना है 27 आ गया। तो अब देखिए ये p² है, तब सब कट गया। अब p को भी देखिए, p क्या है आपका 9 है ना, 9 भी 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, समझ रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर मान लीजिए आप लीजिए यहाँ पे एग्जांपल 7, आप 7 लीजिए, p बराबर 7 लीजिए। अब इसका p² करेंगे, यानी p² हो जाएगा कितना 7 7 49, इसको 3 से विभाजित कीजिए, 3 से कटा, नहीं कटेगा, कभी नहीं विभाजित होगा। तब अब p को भी विभाजित कीजिए, p को भी विभाजित कीजिए, यानी 7 भी 3 से नहीं कटेगा। यानी कि जब p² 3 से विभाजित होगा तो p भी 3 से विभाजित होगा। अगर p² 3 से विभाजित नहीं होगा तो p भी 3 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लिखे हैं कि अगर 3p² को विभाजित करता है, इसलिए 3p को भी विभाजित करेगा। समझ में आ गया ना इस बात को। अब देखिए यहां तक आप लोग लिखिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए आप लोग यहां तक। चलिए यहां तक आप लोग लिख लिए ना। अब देखिए, अब इसमें और एक चीज यहाँ पे मानिए, अब p बराबर, अब फिर से मानिए, क्या लिखेंगे, फिर से, या फिर से नहीं लिखिए, सीधा लिखिए माना कि, फिर यहाँ पे माना कि p बराबर 3k मान लीजिए। ठीक है, यह हम मान लिए फिर से, जहां k क्या है, एक पूर्णांक है, k क्या है, पूर्णांक है। अब ये p बराबर 3k है, इस इक्वेशन को जो माने हैं उसको कहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, यानी लिखिए यहाँ पे p बराबर 3k समीकरण 1 में रखने पर। अब इस p का वैल्यू कितना है 3k, इस 3k को हम यहाँ पे रखेंगे। ये मत समझिए कि सर कहाँ से लिख दिए, ये माने हैं अपने मन से, ठीक है, कि p बराबर 3k। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे। अब हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे तो ऊपर से मिटाते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब समीकरण 1 में जब इसका हम वैल्यू रखेंगे, यानी p के जगह पे कितना है 3k रखना है, तो 3k इसका स्क्वायर करिएगा बराबर 3q² है। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, 3 3 9, ये k² होगा बराबर 3q² होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी क्या आ गया 3k² बराबर q²। अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब जैसा इक्वेशन 1 में आप देखे थे यहाँ पे कि जब p² और 3k आया तो आपको क्या हुआ, 3 है जो p² को विभाजित कर रहा है। अब इस इक्वेशन को भी गौर से देखिए, यहाँ पे क्या आया है 3k² और q², यानी कि 3 क्या कर रहा है q² को विभाजित कर रहा है।
तो इस लाइन को आप लोग लिखिएगा कि क्या लिखिएगा आप लोग यहाँ पे कि अतः 3q² को विभाजित करता है, इसलिए 3q को भी विभाजित करेगा। समझ गया? जब 3p² को विभाजित कर रहा है q² को, तो q को विभाजित करेगा। इसी प्रकार आप इसके नीचे लिखिएगा, इसी प्रकार समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला? पता चलता है कि क्या पता चला? P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? इससे समीकरण से क्या पता चला कि P और Q का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड? 3 है। ठीक है, यहाँ P है जो आप लिखे होंगे कि यहाँ क्या पता चल रहा है कि 3 है जो Q को विभाजित कर रहा है और 3P को विभाजित कर रहा था, यानी कि जो 3 है जो दोनों में क्या है? कॉमन है, यानी कि 3 जो है यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। ठीक है, जो कि P और Q में एक के अतिरिक्त है। क्या है? ये P और Q में एक के अतिरिक्त है। अब देख यहां तक आप लिखिए, उसका नीचे मिटा रहे हैं। इस नीचे लाइन को, इस लाइन को हम रफ करते हैं। तो ये जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, ये क्यों मिल गया? ये सोचने वाली बात है कि आखिर ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों मिला। तो हम गलती किए थे। क्या गलती किए थे? कि हम √3 को परिमेय संख्या मान लिए थे। समझ में आया? जो √3 को परिमेय संख्या माने, उसी गलती के कारण हमारा √3 एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 3। तो हम इस लाइन को लिखेंगे, क्योंकि हमने गलती से √3 को परिमेय संख्या मान लिए थे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना प्रोसेस पूरा करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोग। तो चलिए अब हम आप लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप लोग समझ जाइए, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, अपने से लिखिए। रुकिए, जाने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए। किस चैनल को? अपना क्लास 10 चैनल का नाम है। आप लोग यूट्यूब पे जैसे ही डालिएगा अपना क्लास 10, तो उसको लाइक कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी कर लीजिए और दोस्तों लोग को बोलिए कि पढ़ो यहाँ से, और सब्सक्राइब कीजिए। और घंटी का बटन होगा जो भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।